पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो इस क्वेश्चन में प्रश्नावली 4.6 जो कि पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ व सिर्फ संगत और असंगत के बारे में चेक करना है और हमें ये केवल बताना है कि ये जो समीकरण निकाय दिए गए हैं इनके निकाय संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि संगत असंगत कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं x + 2y और ध्यान से समझेंगे 2x + 3y = 3। देखो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको एक जो फार्मूला हमने लिखा था ax = b, उसमें हमें ax और b की वैल्यू यानी आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। और यदि उसमें से a वाले आव्यूह का मान सारणिक के रूप में 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो असंगत होगा। और यदि 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे असंगत है। ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। देखो चलो देखते हैं। सबसे पहले समीकरण निकाय को यानी इस समीकरण निकाय को ax = b के रूप में व्यक्त करने पर या लिखने पर तो a बराबर क्या मानेंगे, जो इसमें x और y के गुणांक हैं उन गुणांकों को सीधा इसी आव्यूह में रखना है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, मतलब x का गुणांक 1 y का गुणांक 2। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 यहाँ ऐसे और 2 3 दूसरी पंक्ति में, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहो तो x का मान b का मान लिखो या ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमें केवल ये बताना है कि क्या इस समीकरण निकाय का हल जो होगा वो संगत होगा या असंगत। तो आइए चेक कर लेते हैं इस पहले वाले इस आव्यूह के आधार पर, क्योंकि यही आव्यूह हमें बताएगा कि यदि यह आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा तो संगत भी होना चाहिए और संगत होने के लिए इस आव्यूह का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो चेक करते हैं। सारणी a बराबर यहाँ से प्राप्त किया, इसको सीधी लाइन में रख देते हैं सारणी के रूप में और उसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं। तो सारणी a बराबर हमें यहाँ मिलेगा 1 का 3 में गुणा कर दो, 3 - 2 दूना के 4 माइनस यानी घटाने पर आया माइनस में 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये जो आव्यूह है a ये व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम अस्तित्व में है, व्युत्क्रमणीय है। अब अगर व्युत्क्रमणीय है तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण निकाय का जो हल होगा वो संगत होगा। बस सिंपल से ये काम करना है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो यहाँ लिखा, इसलिए यहाँ क्योंकि लगा देंगे, इसलिए समीकरण निकाय क्या है, संगत है, यानी इसका हल निकाला जा सकता है। क्योंकि a वाला आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह तभी होता, अगर होता है तभी उस निकाय को संगत कहा जाएगा। अगर व्युत्क्रमणीय नहीं है तो उसका हल निकलेगा ही नहीं, यानी इस सूत्र में हम रख करके कोई वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण निकाय संगत है। बस ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक, हमने चेक कर लिया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में इसमें लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन ये है 2x - y = 5। दूसरा समीकरण है x + y = 4। बस यहाँ से भी आपको क्या करना है, वही काम जैसे यहाँ लिखा हूँ। समीकरण
निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर, तो यहाँ a बराबर कितना आएगा, 2 गुणे 2 कोटि का अवयव बनेगा, क्योंकि x और y दो ही चर राशि है, तो इसका गुणांक 2, इसका गुणांक -1। ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो यहाँ लिख दिया 2 -1, यहाँ लिखेंगे 1 1, बस काम कंप्लीट। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि सारणिक a बराबर इसका मान कितना आएगा, हल कर लो। सीधा करने पर कितना बन जाएगा, 2 का 1 में गुणा 2 माइनस 1 का -1 में गुणा -1, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 लिख दिया। ये कितना आया, 3, जो कि नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए पहले यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए समीकरण निकाय संगत है। समझ आ रहा है, बस काम कंप्लीट। यदि कहा जाता कि इसको आप हल कीजिए, तो इतना तो काम करना ही पड़ता, संगतता के बारे में चेक करना पड़ता। और संगतता कब होगा, जब इस अवयव का मान 0 के बराबर ना आता। उसके बाद आपको इस सूत्र में रखना है और a इन्वर्स याद करना है, तब जा कर के रखने के बाद हल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह आपको चेक कर दे जाना है। प्रश्न नंबर 3, इसमें भी 2 गुणे 2 कोटि का एक अवयव बनेगा, क्योंकि इसमें 2 चर राशियाँ हैं। दूसरा है 2x + 6y बराबर 8। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहला काम, इसको क्या करना है, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, a बराबर कितना होगा, देखो x और y का गुणांक 1 और 3 है। 1 3 पहली पंक्ति में आ गया, x और y दूसरे समीकरण में 2 और 6 है, यहाँ लिख दिया 2 और 6। एक काम कर सकते हैं आप, दूसरे समीकरण को सरल बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सरल रूप नहीं है। आप देख रहे हो कि सभी पदों में 2 का भाग लग रहा है, यानी तीनों पद 2 से डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड किया जा सकता है, नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर सही उत्तर आएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब चाहे तो आप x बराबर मान लो, b बराबर 5 और 8 को लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है। हमें बस बताना है कि संगत है या असंगत। लेट अस चेक। यहाँ पर सारणिक a का मान कितना होगा, 1 का 6 में गुणा 6 माइनस 2 का 3 में गुणा 6 बराबर 0। ये तो 0 आ गया। इसका अर्थ है कि ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अव्युत्क्रमणीय है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए समीकरण निकाय असंगत होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 3 चर राशियां हैं, x + y + z बराबर 1,
ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला है समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 है। एक और समीकरण दिया गया है ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 चौरासियाँ हैं और 3 चौरासियों में जो तीसरा समीकरण है इसमें x y z के गुणांक को ध्यान से देखो। सब में a तो लगा ही है और साथ में यहाँ z का गुणांक 2a है, ये ध्यान रखना है। तो इसको भी वैसे ही काम करना है और हल करना है। देखो समीकरण निकाल, को ax बराबर b ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर, अब देखो a बराबर 3 गुणे 3 कोटि का बनेगा ना। पहले समीकरण से पहले पंक्ति में गुणांकों को लिखो, 1 1 1 है, 1 1 1 हो गया। दूसरे समीकरण से एक्स वाई जेड का गुणांक 2 3 2। तीसरे समीकरण से a 2a। समझ आया? ध्यान रखिएगा, x का गुणांक a, y का गुणांक a, z का गुणांक 2a। ठीक है, इसमें भी गुणांक लिखा गया है वैसे ही। ठीक है, अब इसे हल कर लो, इसका मान कितना आता है यहाँ पर देखते हैं। चूँकि सारणिक a बराबर किसके अंदर, किसी के भी अंदर विस्तार कर दो, पहली पंक्ति के अंदर विस्तार कर दो। तो यहाँ लिखा r1 के अनुदिश प्रसार से, तो r1 के अंदर प्रसार कीजिए 1, इसका चिन्ह है +1 लिख दिया। 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, ये दोनों बच गए चारों। 3 का इसमें गुणा, 3 का 2 में गुणा करके 6a लिखेंगे। ठीक है, a का 2 में गुणा माइनस करके 2a। समझ आ गया? अब आते हैं इस पर, इसका चिन्ह है -1। अब 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 2a बचेगा। तो इसका इसमें गुणा 4a माइनस a का 2 में गुणा 2a। ठीक है, फिर प्लस, इसका चिन्ह +1। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 2 का a में गुणा 2a माइनस a का 3 में गुणा 3a। समझ आया? फिर से इसको जरूर रिपीट करना। अब इसको हल करते हैं। 1 से गुणा करोगे इतना ही रहेगा, 6a में से 2a को माइनस कर दो, 4a। पता है ना, बहुपदों का योग घटाना पढ़ाया था। समान चर राशि वाले पदों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। a चर राशि दोनों की घातें बराबर हैं तभी घटेगा और जुड़ेगा, नहीं तो ये नहीं जुड़ेगा ना, घटेगा। अच्छा, इसका 4a में से 2a को माइनस करो, 2a आएगा प्लस में, और उस 2a का -1 में गुणा करोगे तो माइनस में 2a। आसान है। अच्छा, 2a में से 3a को माइनस कर दो तो आएगा -a, और +1 में गुणा करोगे -a। ठीक, इसको हल करते हैं। कितना आया? 4a माइनस, देखो माइनस को माइनस में जोड़ करके माइनस में लिखते हैं, तो 2a में से 2a और a को जोड़ोगे तो 3a। ठीक है, अच्छा यह कितना आता है? 4a में से 3a घटा दो,
ए बचेगा जो कि नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या कहोगे, ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय संगत है। इसका हल संगत है, निर्भर करता है, संगत है। बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है इसको आप बिल्कुल बेसिकली आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप ध्यान से देखोगे तो पहले समीकरण में तो 3 4 राशियाँ हैं, जैसे लिखा है 3x माइनस वाई माइनस में 2z बराबर 2। लेकिन जब अगले वाले 2 समीकरण और लिखे हैं उनमें केवल 2 चर राशियाँ ही हैं, एक चर राशि गायब है। तो जो नहीं दिया है उसके गुणांक को 0 ले लोगे। जैसे मैं देखो यहाँ लिखता हूँ 2y माइनस जेड बराबर -1 और तीसरा है 3x माइनस 5y बराबर 3। तो क्या करोगे, इसमें देखो x y z के तो गुणांक हैं तो आप लिखोगे 3 -1 और ये लिखोगे -2। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से तुम्हें x y z के क्रम में उनके गुणांकों को लिखना है। तो x वाला पद तो है नहीं तो क्या करोगे, x वाला नहीं है तो लिख दो 0, ठीक है, और y का गुणांक है 2, z का गुणांक है -1। इस वाले समीकरण में z वाला पद नहीं है और x y वाला चर राशियाँ हैं तो इनके गुणांक लिखो क्रम से 3 -5 और z वाला पद नहीं है तो लिख दो 0। इसके बाद इसको विस्तार कर लो और देखो कितना आता है। समझ में आ गया? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलो नोट कर लो एक बार। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें हल करना शुरू कर देना है और जो अवयव विधि से हल करना है वो हमने आपको पिछले लेक्चर में 3 कोटि का यानी कि 3 चर राशि वालों से संबंधित पद को हल कराया था एग्जाम्पल लेकर के। उससे पिछले वाले वीडियो में हमने 2 चर राशि वालों को हल करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। तो चलिए आज इसको हल कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले काम करना है, इसको समीकरण निकाय जो भी दिया है समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर देखिए a बराबर कितना होगा, इसमें 2 चर राशियाँ हैं तो 2 गुणे 2 कोटि का अवयव बनेगा। इनको वैसे ही इसमें लिखते जाना है, पहले समीकरण को पहले वाले पंक्ति में गुणांकों के आधार पर, दूसरे वाले को दूसरी पंक्ति में। यह हो गया। अब x बराबर x और y चर राशियाँ हैं उनको स्तंभों में लिख दो और b बराबर जो अचर वाले हैं 4 और 5 इनको एक स्तंभ में ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसके बारे में पता करना है कि क्या ये a वाला अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। सारणिक a बराबर 5 × 15 माइनस 7 गुना के 14 बराबर 1। तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ये व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है इसका व्युत्क्रम निकाला जाए। अब यहाँ पर इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए
सखंडज की सहायता से निकालना है। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा, ए इनवर्स बराबर ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से इस ए आव्यूह का हम व्युत्क्रम निकालेंगे। तो सबसे पहला काम एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए से पहले इस आव्यूह का सखंड, ठीक है, उसके बाद सखंडज निकालना है। तो सखंड तो डायरेक्टली निकालते हैं, दो गुणे दो कोटि का आपको आसान तरीके से बताए थे कि पहले विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो, और दूसरे विकर्ण के अवयवों को बिना बदले उनका चिन्ह परिवर्तन कर दो, बिल्कुल सखंडज एक ही बार में आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं सखंडज। तो सखंडज का मतलब ए डी जे ऑफ ए बराबर 5 3 को इंटरचेंज किया, इनको बिना बदले इनका चिन्ह परिवर्तन कर दिया, और ये फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अच्छा अब निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है, ये यहाँ लिखा, तीन माइनस 2 माइनस 7 5। ठीक है, बटे में सारणिक ए। तो सारणिक ए का मान 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 में 1 का डिवाइड होते ही नहीं, सब उतना ही रहेगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ लिखता हूँ नीचे से, देखो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला है ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए। अब मान रखो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 7 5 और डिवाइड बाई 1। कितना आया, 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं, 3 माइनस 2 माइनस 7 5 ये आया। ठीक, अच्छा अब यहाँ से आप देखो आगे क्या करना है। अब यहाँ से हमें उस फॉर्म में रखना है ए एक्स बराबर बी, या एक्स बराबर लिख सकते हो ए इनवर्स बी। ए को इधर लाएंगे तो इनवर्स, ये हम पहले बताए थे। अब एक्स की वैल्यू एक्स कामा वाई बराबर ए इनवर्स कितना है, देखो 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का क्या, बहुत आसान है, दोनों की कोटियों में इसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो मल्टीप्लाई संभव है। 3 माइनस 2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 चौको 12 प्लस 2 का 5 में 5 दूना 10 माइनस 10, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 7 चौको 28, यहाँ लिखेंगे नीचे माइनस में 28, 5 पचे 25, यहाँ लगाते हैं प्लस 5 पचे 25। मुझे लगता है बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा हल करो अब एक्स कामा वाई, यहाँ से
ये आएगा 12 में से 10 माइनस किया 2 और माइनस 28 और प्लस 25 का मतलब है 28 में से 25 को माइनस कर दो 3 माइनस 3 ये आया। अब यहाँ से अवयवों की समानता से संबंधित अवयवों के समानता से संबंधित नियम कि जब भी दोनों पक्षों में अवयवों की कोटियाँ बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर। इसका मतलब x के बराबर 2, तो यहाँ देखेंगे क्या मिला है x बराबर 2 पहला आंसर आ गया इसका, और y बराबर माइनस में 3। अब आपको ये चेक करना है कि क्या यह आंसर सही है या गलत है। तो इन दोनों मानों को इन दोनों समीकरण में रख करके चेक कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। देखो x समान 2 रखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ रखता हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ कि ये सही है गलत है। 5 गुणा 2 हुआ, बाएं पक्ष में रख रहा हूँ, और प्लस 2 गुणा y की वैल्यू माइनस में 3, 5 दुना के 10, ये माइनस आएगा, 3 दुना के 6, तो 10 में से 6 घटा दो 4, 4 क्या है राइट हैंड साइड में आ गया है ना। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में रखो x की वैल्यू 2, तो 7 गुणे 2, फिर यहाँ पर y की वैल्यू -3 रखोगे तो 3 गुणा माइनस में 3, 7 दुना के 14 प्लस माइनस माइनस 3 तियाँ 9, 9 5 14 होता है, 5 आता है, देखो राइट हैंड साइड में भी आया 5। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 8 9 जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको स्वतः हल करने हैं। ठीक है, आप हल करके जो लाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ठीक, तो इसको एक बार कॉपी करो तो आगे बढ़ता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 3 चर राशियों में 3 समीकरण दिए गए हैं, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि 3 चर वाले जो समीकरण होते हैं उनको कैसे हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी किसी चीज़ के बारे में, भिन्नों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखो, इसमें सबसे पहला चीज़ इसको हमें क्या करना है, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर ठीक है। देखो a बराबर, यहाँ पर 3 चर राशियाँ हैं तो 3 कोटि का बनेगा। पहले समीकरण के सभी x y z के गुणांक 2 1 1 यहाँ लिख दिया। ठीक, दूसरे समीकरण में देखो ध्यान से 1 है, -2 है और z का गुणांक 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 -2 -1। एक बात ध्यान रहेगा, इस समीकरण में देख रहे हो दाहिने पक्ष में अचर भिन्नों के रूप में है। यदि आप चाहते हो इस भिन्न को हटाना तो जो भिन्न के हर में दिखाई दे रहा है उसी से सभी पदों में गुणा कर दो, भिन्न खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपकी मर्जी जैसा भी हो। यदि आप नहीं चाहते हो तो इस अचर को 3/2 के रूप में वहाँ पर वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसे मान लो अगर हम इस 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भिन्न प्राप्त होगा। 2 का x में गुणा 2x,
2 का -2i में -4y, 2 का z में गुणा -2z बराबर 2 का इसी में गुणा 3। ठीक, 3/2 है पहले से, और इस 3/2 में ऐसे 2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इस स्थिति में दूसरे समीकरण से जो x y z के गुणांक हैं उनको लिखते हैं। 2 है -4 -2, 2 -4 -2। तीसरे समीकरण में ध्यान रखो, तीसरे समीकरण में तो x है या नहीं है, x वाला पद नहीं है, तो क्या करोगे, उसके लिए 0 लिख दोगे। ठीक है, 0, फिर y वाला 3 है, z वाला -5 है, 3 -5 हो गया। अब लिखते हैं x बराबर 3 4 राशियाँ हैं, x y z। अच्छा, अब b बराबर मानते हैं। यहाँ पर जो आचार देख रहे हो ना, पहले समीकरण में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 9, तो 1 3 9। ये मिला। अब यहाँ पर सबसे पहला काम इस ए आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के बारे में चेक करना पड़ेगा कि क्या ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ मान निकालते हैं, क्योंकि सारणी ए बराबर किसी भी पंक्ति के अंतिम विस्तार कर दो। तो यहाँ लिखा, मान लो कि R1 के अंतिम विस्तार करते हैं तो 2 लिख करके इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया। कितना आएगा, प्लस में 20 -3 दूना के -6 और ये +6 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस और ये पहले से में। अच्छा, अब 1 का इसका चिन्ह -1 होता है, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ो इस प्रकार से। 2 × 10 -10 -0 का -2 में गुणा 0, ये 0 हो गया। फिर आते हैं +1, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दो तो 2 × 6 -0, 6 -0 कितना आएगा, 20 26 दूना के 6 दूना 12, 2 4 5 52। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर -10 और -0 -10, -10 का -1 में गुणा +10, 10 में से 0 गया 6 और 1 में गुणा 6 +6, ये आएगा 52 + 10 + 6, ये हो गया 62 और 6 2 8 68। ये 68 क्या है, ≠ 0। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए यहाँ पर सखंडज का सहायता लेना पड़ेगा। 3 × 3 कोटि का है तो थोड़ा सबका बारी बारी से निकालना होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, आप अगर नहीं समझ पाए तो उसको फिर से देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, यहाँ से निकाला सखंड, A11 बराबर, जिससे फार्मूला क्या बनता है, AIJ बराबर -1 की पावर I + J × MIJ, जहाँ M क्या है, माइनर है, यानी कि उपसारणिक है। ठीक, तो A11 2 है, 2 की उपसारणिक कितनी होगी, 2 की पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 4 × 20 + 20 और 3 × 6, जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है। 52 कितना आया है, 52 है ना, नहीं, ये 20 से 26 आएगा था। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 2, तो यहाँ फार्मूला बनेगा -1 की पावर 1 + 1 × M11 लिखना है, तो वह हमें प्राप्त होगा। M11 का मतलब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 4 × 20 -3 दूना के -6 मतलब +6,
बराबर 20/26 और ये देगा धनात्मक, ये आया प्लस में 26। ठीक है, A12 बराबर, ध्यान से समझना है। अब देखो A12 1 इससे संबंधित, तो इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 × 25 10 -10 और इसका इसमें बड़ा 0 -10 और -0 कितना बराबर, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, दोनों धनात्मक में 10 आ जाएगा। अगला है A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3 इंटू यहाँ लिखेंगे M13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 × 3 = 6 और इसका गुणा 0 6 - 0 बराबर 6 मिलेगा और ये धनात्मक देगा तो 6 आ गया। समझ में आया? ओके। अगला A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर 1 - 5 गुणा, ये बन जाएगा माइनस में 5 माइनस, और इस प्रकार से 3 का 1 में गुणा 3। ठीक है, कितना आया 5 3 8 -8 और 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, तब माइनस ये प्लस 5 3 8 प्लस में 8। ठीक, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक हल करना है। अब लिखते हैं A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू यहाँ लिखेंगे M22। देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 1 0 5 -5 बच रहा है, 2 का -5 में गुणा माइनस में 10 और इसका इसमें गुणा 0 -10 -0 बराबर, ये प्लस आएगा, सम संख्या है ना, और ये आएगा -10। ठीक, माइनस में और ये प्लस में माइनस में। A23 बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू, बहुत ही बेसिक सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि 4 अंकों में आ सकते हैं, कायदे से और सावधानीपूर्वक लगाना है। तो अब निकालते हैं A23, यहाँ पर M23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या बच रहा है 2 1 0 3, 2 3 6 -0, 6 - 0 बराबर 3 2 5 माइनस देगा और ये प्लस -6। अब आगे A223 हो गया 3 1, इसका फॉर्मूला -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दोनों बच रहा है -2 माइनस और ये -4 कम 4 -4 प्लस हो जाएगा, तो -2 + 4, ये कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2 धनात्मक और 3 1 4 सम संख्या है तो धनात्मक आएगा, तो इसका मतलब आएगा ये प्लस में 2। ठीक है, आगे देखते हैं A32 बराबर, बहुत ही बेसिक और मेहनत वाला सवाल है, इसको आप कायदे से लगाएं। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 दूना के -4 और ये 2 एकम 2 -4 -2 कितना आया 4 2 6 -6 और ये भी आएगा माइनस में, दोनों प्लस बराबर -6। ठीक, एक और है A33 बराबर, फॉर्मूला बना -1 की पावर 3 + 3 इंटू यहाँ पर M33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 चौको -8 और 2 एकम 2 -8 -2
-8 -2 बराबर 8 2 10 -10 और ये धनात्मक तो माइनस में 10 या ठीक है। अब इसके बाद अभी तक केवल हमने सखंड निकाला, हमें निकालना था सखंडज, उसके बाद ए इन्वर्स याद करना है। तो इसको मैं यहाँ निकाल देता हूँ। वैसे ही मेरे पास यहाँ था नहीं है तो इसको एक बार नोट कीजिए। तो इन सभी मानों को मैं यहाँ पर रख करके सखंडज याद करता हूँ। एक बार इसको नोट करो, जल्दी वीडियो पास करके नोट करो। यहाँ देखिए एक चीज़ गलत हुआ है। यहाँ पर A32 का मान जो यहाँ पर आया है 3 और 2 5 विषम संख्या है तो माइनस में प्राप्त होगा, और इनको जोड़ेंगे तो भी माइनस में। तो इस माइनस का और इन दोनों के जो मान प्राप्त होंगे माइनस में 6, उन दोनों माइनस वालों का गुणा यहाँ प्लस में आएगा। इसको सही कर लीजिए, ठीक है। ये प्लस में 6। अब इसके बाद इसको मैं हटाता हूँ। आपको सारिक ए का मान नोट कर लेना है और बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ हटाता हूँ। देखो अब क्या करना है। अब यहाँ से ए सखंड निकालना है ना। यहाँ लिखते हैं ए डी जी यहाँ पे ए डी जी ऑफ ए बराबर, सबको वैसे ही प्रतिस्थापित करना है। तो पहली पंक्ति के लिए A11 A12 A13 है, इनको यहाँ लिखना है 26 10 6 26 10 6। और दूसरी पंक्ति के लिए -10 -6 2 -10 -6 2। तीसरी के लिए 26 10 6, अच्छा रुको गलत हो गया, 8 है। यहाँ पर 8 -10 -6 8 -10 -6 3 1। तीसरी पंक्ति के लिए 2 6 -10 2 6 -10। अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तब जा करके ये जॉइंट ऑफ ए आएगा। तो यहाँ लिखा ए डी जे ऑफ ए बराबर 26 10 6 पहले स्तंभ में 8 -10 और -6 यहाँ पर 2 6 -10 यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर चेक कर लो, ये तो हाँ ठीक है। अब यहाँ से सखंडज प्राप्त हो गया तो ए इन्वर्स याद करना है। तो इसको मैं लिख रहता हूँ। अब सखंडज का निकालना है। ये 68 याद रखिएगा। सारिक ए का मान 68 आया है। और निकालते हैं सखंडज, सखंडज नहीं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए। मान प्राप्त करो, यहाँ रखते हैं, इसको हटाता हूँ। अब देखो ए डी ऑफ ए का मान ये है। तो सबसे पहले सारणिक ए की जो वैल्यू है वो 1/68 लिख करके रख लो, और जो ए डी ऑफ ए है उसको यहाँ लिखते हैं 26 8 2 10 -10 6। ये हो गया 6 -6 और ये माइनस में 10। अब हम निकालेंगे इसको उस फॉर्मूले में। अतः यहाँ से यहाँ लिखता हूँ। देखो इसको नीचे में लिखता हूँ, थोड़ा स्थान मिल जाए। यहाँ पर 1/68 और ये हो गया 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10, ठीक है। अब यहाँ ज्ञात करते हैं
बराबर बी, या इसको लिखा जा सकता है एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब दोनों को मान रख करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड बराबर ए गुणा में 68 को बाहर ले लो, ए इनवर्स में ये हमें प्राप्त है, इसको लिखते हैं 26 8 2 10 माइनस 10 6 6 माइनस 6 माइनस 10 ये आया। और बी की वैल्यू कितनी थी? 1 3 9 था। ठीक है, आपको ख्याल होगा 1 3 9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1 गुणा में 68 को बाहर लिखे रहो। अब सारणी बना करके यहाँ पर 26 का 1 में गुणा 26 प्लस 8 के 24 प्लस 2 9 18 10 कम 10 माइनस 10 का 3 में गुणा माइनस में 30 लिखेंगे और 6 9 54 प्लस में 54 6 कम 6 माइनस 6 3 18 माइनस में 18 और 10 9 90 माइनस में 90। सही है। अब इसको हल करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ये एडजेट वैसे ही रहेगा एक्स वाई जेड, ये आएगा कितना आएगा ध्यान से देखना 26 24 18 8 4 12 6 4 10 8 18 और 6 68 आ गया। 54 और 10 कितना होगा 64, तो 64 में से 30 निकाल दो 34 आएगा। ठीक, और हाँ ठीक है। अब इसको हल किया 90 और 18 108 108 में से 6 को माइनस कर दो, माइनस में 102। ठीक है, ओके। अब 68 से डिवाइड करता है। सोचो 68 से 68 में डिवाइड किया 1 आया, और 34/68 का मतलब होगा कि 34 से कम 34 34 दूना 68 1/2 आ गया। ठीक है, 102 से डिवाइड करो 68 से, तो मुझे लगता है कि ये 14 से कटेगा। देखते हैं, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 को बचे 10 2 कम 2 ठीक है, 2 3 6 2 6 8 17 से डिवाइड हो 17 9 34 17 51। ठीक है, 3/2 आ गया। ये है प्लस माइनस में आएगा, यहाँ पर लिख दिया। अब समान अवयव के समानता का नियम एक्स वाई जेड बराबर 1/2 3/2 माइनस में। ठीक है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब समानता का नियम होता है संगत अवयव बराबर होते हैं, तो x बराबर 1 पहला मान, दूसरा y बराबर 1/2 और z बराबर होगा -3/2। इस प्रकार से x y z के मान प्राप्त होगा। ठीक है, आंसर चेक कर लो। ओके, करेक्ट है।